नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चीन के अतिक्रमण को हमारी सेना ने रोका, भारत हर तरह से तैयार। संसद में राजनाथ ने भरी हुंकार। साजिश रची तो गोली मार दूंगा, हिमाचल कांग्रेस एमएलए राजकुमार चौधरी को धमकी। पूर्व विधायक की मौसी के बेटे पर केस दर्ज। राजस्थान में यात्रा के दौरान टेंट में आग लगने की साजिश का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। एक इंच जमीन पर भी कब्जाहट नहीं, झड़पने में वक्त आए जवानों ने वीरता दिखाई, तवांग पर बोले अमित शाह। नई नई राजनीतिक खबरों के विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन सैनिक के बीच झड़प मसले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के अतिक्रमण को भारतीय सेना ने रोका और उसे पीछे जाने में मजबूर किया है। राज्यसभा में हुंकार भरते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हर तरह से तैयार है और चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया है और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को तवांग में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए और इस झड़प में दोनों ओर से सैनिकों को चोट आई थी। हालांकि राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि न तो हमारा कोई सैनिक शहीद हुआ है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अपने बयानों में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि 9 दिसंबर 2022 को पीएलए गुट में तवांग सेक्टर के याक्से क्षेत्र में एलसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया गया। चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। इस झड़प में हाथापाई हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनके केंद्र पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर से कुछ सैनिकों को चोटें आई जरूर है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र पद्दी के तहत दून विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसका एक ऑडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने अब विधायक के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो और ऑडियो में नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार चौधरी को गोली से मारने की बात कही गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। दरअसल जैसे ऑडियो राजकुमार चौधरी के परिवार वालों के पास आई तो उन्होंने ऑडियो के बेस पर पुलिस थाना बद्दी में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। ऑडियो में जोगी नाम का युवक सल्लू से बातचीत कर रहा है और एमएलए राजकुमार चौधरी को गोली से मारने की धमकी दे रहा है। आरोपी गाली गलौज करते हुए कहता है कि अगर पप्पी के खिलाफ किसी ने कोई साजिश रची तो उसे मार दूंगा। आपको बता दें कि धून के राजकुमार चौधरी कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं और बीते चुनाव वह हार गए थे, जबकि 2012 में वह जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। राहुल गांधी की राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सवाई माधोपुर जिले में बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ बीते रात भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों के टेंट में कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से आग लगाने की साजिश सामने आई है। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता की सतर्कता से उनकी यह साजिश को विफल कर दी गई है, लेकिन इससे एक बार की वहां हड़कंप मच गया है।
इस संबंध में सवाई माधोपुर के मलारना डुगरू थाने के अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। वही जानकारी के अनुसार घटना सवाई माधोपुर जिले के बामनवास विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा के ड्रोन कैंप में हुई है। वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बीती रात टेंटों में आग लगाने की साजिश रची थी। कांग्रेस नेता ज्ञान चंद्र मीणा ने मलारना डुगरू थाने में दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 12 बजे भारत जोड़ो यात्रा के लिए टोडगांव में खाना बनाया जा रहा था और इसी दौरान कैंप के लिए अलग ही कुछ टेंट में एक कार और 4-5 लोग बाइक पर 10-15 लोग पहुंच गए और अचानक ही आग लगाने के प्रयास करने में जुट गए थे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई। विमानन कंपनियों ने यात्रियों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा कि अब उड़ान के समय से 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना जरूरी होगा। कंपनियों ने यात्रियों के बैग का वजन भी तय कर दिया है। घरेलू विमान सेवा ये क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी इंडिगो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी में कहा कि एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्री बोर्डिंग समय से करीब 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाए। यात्रियों को कम वजन का बैग लाने की भी सलाह दी गई है। वहीं एयरलाइंस कंपनी ने कहा कि दिसंबर में सामान्य जन से ज्यादा संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, जिससे चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया में ज्यादा वक्त लग रहा है। लिहाजा यात्रियों को इस असुविधा से बचने के लिए करीब 3.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज देश में भारत की सरकार है। जब तक हमारी सरकार है, भारत की 1 इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। हमारी सेना के जवानों ने 8 की रातों और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। सेना ने कुछ ही देर में घुसे हुए सभी लोगों को भगा दिया और हमारी जमीन की सुरक्षा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज विपक्ष के प्रश्नकाल नहीं चलने देने की निंदा भी की है। साथ ही कहा कि मैं इस कृत्य की निंदा करता हूं, जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में तवांग फेस ऑफ के मुद्दे पर बयान देंगे। शाह ने कहा कि जब मैंने प्रश्नकाल की सूची देखी तो प्रश्न संख्या 5 देखने के बाद मुझे कांग्रेस की चिंता समझ में आई। एक सवाल राजीव गांधी फाउंडेशन के विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम लाइसेंस को रद्द करने के संबंध में था। आज 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर यानी संसद पर हमले का काला दिन। 21 साल पहले आज के ही दिन विश्व के सबसे लोकतंत्र के मंदिर में हमले की नापाक साजिश रची गई थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकामयाब कर दिया था। पाकिस्तान स्थित 2 आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद द्वारा भारतीय संसद पर हमले के आज 21 साल पूरे हो जाएंगे। 2001 में हुए हमले ने पूरे देश को स्तंभ कर दिया था और इस हमले ने भारत और पाक के बीच संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया। हमले के दिन संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और इसलिए परिसर में मीडिया के कई लोग मौजूद थे। पूरी गोलीबारी को कवर किया गया और समाचार चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी किया गया था। आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2001 की सुबह लगभग 11:40 पर 5 आतंकवादी एम्बेसडर कार में लाल बत्ती और गृह मंत्रालय के जाली स्टिकर के साथ संसद भवन में पहुंचे और वहां पहुंचकर संसद को अपने कब्जे में लिया था, जिसमें बहुत से नेता और सेना के जवान भी शहीद हो गए थे, जिसे आज तक देश कभी भूल नहीं पाया। और उन्हीं के दिवंगत शहीदों को हर साल
श्रद्धांजलि देने के लिए याद किया जाता है। देश भर के कोचिंग सिटी के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के कोटा शहर में 24 घंटे के भीतर 3 छात्रों द्वारा सुसाइड कर लेने पर पुलिस प्रशासन संकेत में आ गई है। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट की लगातार बढ़ती सुसाइड की घटनाओं को लेकर कोटा रेंज आईजी ने पुलिस अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई, जिसमें कोचिंग संस्थान के संचालकों और होटल संचालकों को भी बुलाया गया है। वहीं सुसाइड करने वाले बिहार के 2 छात्रों के शवों को आज पोस्टमार्टम किया गया। सुसाइड की इन घटनाओं के बाद कोटा में चिंता की लहर है। शैक्षणिक नगरी कोटा में देश भर के स्टूडेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं और मोटे अनुमान के अनुसार कोटा में प्रतिवर्ष देश भर के करीब 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इन प्रवेश परीक्षाओं की पढ़ाई के लिए आते हैं। स्टूडेंट की संख्या को देखते हुए यहाँ बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर्स और निजी हॉस्टल भी खुले हुए हैं। वहीं शहर के में हजारों की तादाद में कैंटीन और ढाबे भी हैं। एक तरफ से कोटा की पूरी अर्थव्यवस्था कोचिंग स्टूडेंट पर ही टिकी है। अब तक भक्त मां विंध्यवासिनी के दर्शन दूर से ही कर पाते थे, लेकिन अब श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर यह है कि वे मां के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले सकेंगे। विंध्य विकास परिषद एवं विंध्य पंडा समाज के संयुक्त पहल से अब विंध्याचल देवी मां धाम आने वाले दूर दूर से भक्तजनों को मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के साथ साथ चरण स्पर्श करने के लिए भी मंगला आरती यानी सुबह 5 बजे से 8 बजे सुबह तक की यह व्यवस्था रही। हालांकि अभी भक्त पूर्णिमा के साथ ही हर हफ्ते रविवार और मंगलवार को चरण स्पर्श नहीं कर सकेंगे। मंगला आरती, राजश्री आरती, दीपदान आरती, बड़ी आरती के माध्यम से मां विंध्यवासिनी के 4 अलग अलग रूपों का दर्शन होते हैं। आपको बता दें कि विंध्याचल में स्थित इस देवी दरबार में प्रतिदिन हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से भक्तजन दर्शन पूजन के लिए आते हैं। वहीं पहले शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक चरण स्पर्श करने की सहूलियत थी, लेकिन कोरोना काल में इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके कारण दर्शन पूजन के साथ मां विंध्यवासिनी के चरण स्पर्श की लालसा से आने वाले भक्तों में निराशा देखने को लगी थी। इसे देखते हुए विंध्य पंडा समाज मां के चरण स्पर्श की अनुमति देने की निरंतर मांग करता रहा था, जिसे अब पूरी होती देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कार्यभार संभाले हुए 24 घंटे का ही समय हुआ है और अब विपक्षी दल ने अपने बदलते की भावना से काम करना का आरोप लगाता शुरू कर दिया है। सूबे के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार के बीते 24 घंटे में लिए गए फैसले पर प्रतिक्रिया दी और बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हमने 5 साल बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा की है और कभी बदले की भावना से प्रदेश में कोई काम नहीं किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि बदले की भावना के साथ काम की शुरुआत अच्छी नहीं है। वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने एक के बाद एक 3 ट्विटर किए और कहा कि कांग्रेस ने अपना रिवाज जारी रखते हुए हमारी सरकार के फैसले को रोकने और पलटने का काम शुरू कर दिया है, जबकि अभी तो मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ है, लेकिन बदले की भावना के साथ काम करने की शुरुआत हो गई है। हमने कांग्रेस सरकार के किसी फैसले को नहीं पलटा, लेकिन कोई विकास कार्य भी नहीं रोका है। मगर अफसोस की बात है कि कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना के साथ काम करना अब शुरू कर दिया है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को विजयी बनाने वाली दिल्ली की जनता ने नए साल के अवसर पर अरविंद केजरीवाल की सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। आम आदमी की पार्टी की सरकार ने उसे प्रस्ताव पर अपनी हरी झंडी दिखा दी है, जिसे 1 जनवरी से दिल्ली आने वाले 450 तरह के मेडिकल टेस्ट पूरी तरह से मुफ्त में करवा पाएंगे। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव की जीत के बाद केजरीवाल सरकार का यह बड़ा ऐलान है और आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार 1 जनवरी से 450 तरह की चिकित्सीय जांच निःशुल्क मुहैया करवाएगी।
दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 450 मेडिकल टेस्ट मुफ्त होंगे और इसका मतलब यह है कि अब दिल्ली वालों को 450 तरह के मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। हालांकि अभी मेडिकल टेस्ट की प्रकारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता आजकल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मिमिक्री कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री का बदला अंदाज चर्चा में है। भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही के आरोप में मुख्यमंत्री मंच पर घूम घूम कर बीते एक हफ्तों में 17 सरकारी मुलाजिमों को बर्खास्त कर चुके हैं, लेकिन मंच पर घूमते हुए अफसरों को बर्खास्त करने के आदेश देने पर कांग्रेस मुख्यमंत्री का नाटक करार दे रही है। गत 9 दिसंबर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गड़बड़ कोई करे तो लोकतंत्र में इसे सरकारी नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आजकल भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही बरतने की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम ने 9 से 6 दिसंबर विदिशा मंच से जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और उन्होंने कहा कि इसकी बहुत शिकायतें मिल रही थी। वहीं 2 दिसंबर को बैतूल जिले के मुख्यमंत्री के बदले अंदाज से भ्रष्टाचार के आरोपी माइनिंग अफसर की नौकरी खतरे में पड़ गई है। सीएम ने बैतूल के सीएमएचओ को भी सस्पेंड कर दिया था। इस्लामिक देश के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी द्वारा कश्मीर पर दिए गए बयान पर लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कड़ी निंदा की गई है। दरअसल ओआईसी ने अपने बयान में कहा था कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता ढूंढने के लिए संगठन एक योजना पर काम कर रहा है। अपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे के बाद ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन वाहिद ने राष्ट्रपति आवास में मीडिया से बातचीत करते हुए एक बयान दिया था। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अदरीम बागची ने कहा है कि हम ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल की पीओके की यात्रा और उनकी पाकिस्तानी यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर पर उनकी टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दोहराता हूं कि कश्मीर का संबंधित मामलों में ओआईसी का कोई अधिकार नहीं है और यह भारत का अभिन्न और अविच्छेद अंग है। ओआईसी और उनके सेक्रेटरी जनरल द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और दखल देने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मुंबई में निर्भया फंड से ली गई गाड़ियों को शिंदे गुट के विधायक सांसदों की वाई प्लस सुरक्षा में लगाने को लेकर मचे बवाल के बाद अब उन गाड़ियों को वापस संबंधित थानों में भेजा जा रहा है। बताया गया कि कल यानी बीती रात तक कुछ वाहनों को स्थानीय थानों में भेज दिया गया है। वाहनों को शिवाजी नगर, घाटकोपर और मुलुंड पुलिस स्टेशन पर लौटा दिया गया और बताया गया कि अगले कुछ दिनों में शिंदे खेमे के नेताओं की सुरक्षा में लगे निर्भया फंड के खरीदे गए सभी वाहनों को उनके संबंधित थानों में वापस कर दिया जाएगा और बताया गया कि वाहनों की स्थिति की जांच करने और लॉगबुक को अपडेट करने के बाद कि वे अब तक कितने किलोमीटर चल चुके हैं उन्हें पुलिस थानों में वापस बताया जाए, जहां से फिर से गश्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इन वाहनों के साथ हर वाहनों के प्रभारी 2 चालक भी वापस संबंधित थाने पहुंचेंगे। और इस साल शहर पुलिस ने जून में निर्भया फंड से हासिल किए गए 220 बोलेरो वाहनों में से 47 को शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहेब वंशी शिवसेना के से जुड़े विधायकों और सांसदों की सुरक्षा में लगाया गया था। इनमें से 17 वाहनों की आवश्यकता पूरी होने के बाद वापस कर दिया गया है, जबकि 30 बोलेरो अभी तक वापस नहीं की गई थी।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश प्राचीन काल से भारत का हिस्सा है। रिजिजू ने कहा कि भारत सॉफ्ट पावर के रूप में उभरा है, जहां पूरा भारत एकजुटता हो रहा है और शक्तिशाली हो गया है। रिजिजू ने कहा कि भारत एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। हमारा कल्चर हेरिटेज है, उनको लोगों अक्सर भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जितने काम हुए हैं उसको नहीं भूलकर इनको आगे ले जाना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभर रहा है और पूरा भारत एकजुट हो गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे देश को जोड़ने का काम किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अरुणाचल प्राचीन काल से भारत का अभिन्न अंग रहा है और पीएम मोदी ने इसे खूबसूरत तरीके से पेश किया है। रिजिजू ने कहा कि 75 साल बाद ट्राइबल भारत का कानून मंत्री बना है और देश में पहला लॉ मिनिस्टर है जो एक ट्राइबल है। इसके पीछे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को देखिए। भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान दिया गया है। रिजिजू ने कहा कि भारत एकजुट हो गया और तो जाहिर सी बात है कि ताकतवर भी है और पीएम मोदी की कल्पना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में भारत मजबूत हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। विपक्ष के रहते कांग्रेस के निशाने पर जल शक्ति विभाग और सरकार के ने हंटर चलाना शुरू कर दिया है। विभाग ने अंडर प्रोसेस चल रहे सभी पेंडिंग टेंडर पर रोक लगा दी गई है और विभाग की को कोई भी टेंडर अवार्ड नहीं करने का आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें जयराम सरकार में महेंद्र सिंह ठाकुर जल शक्ति मंत्री थे। ऐसे में अब सरकार ने सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं कि आगामी आदेशों तक लेटर ऑफ कंसेंट जारी न किया जाए और पेमेंट को भी रोक दिया जाए। सरकार के निर्देश दिए हैं कि आगामी आदेश तक जल शक्ति विभाग के पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, मल्टीपर्पज पैरा कुक, पैरा हेल्पर इत्यादि की भर्ती के लिए आवेदन न लिए जाए और इन पदों पर पूर्व सरकार के कार्यकाल में भर्ती जो हुई थी और अक्सर कांग्रेस इनमें गड़बड़ी के आरोप लगाती रही है। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि 1 जून 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक जितने भी काम उद्घाटन का शिलान्यास किए गए हैं उनकी पूरी जानकारी सीएम कार्यालय को मुहैया कराया जाए। अब तक देख रहे थे आप बड़ी खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।